हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्कस करेंगे, इसकी मीनिंग, इम्पॉर्टेंस और कैसे इसको मेज़र करते हैं, उस टेक्निक्स को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है। तो कॉस्ट मीन्स व्हाट? कॉस्ट मतलब होता है कि जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं या कोई चीज़ एक्वायर करते हैं तो उसको पाने के लिए जो हमें पे ऑफ करना पड़ता है, दैट इज़ कॉस्ट। अगर हम एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं और कोई ड्रेस परचेज़ करते हैं तो उस ड्रेस को पाने के लिए जितनी प्राइस हमने पे की, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ दैट ड्रेस, राइट। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब हुआ? उस कैपिटल को पाने के लिए आपको जो पे ऑफ करना पड़ा, आप इतनी कैपिटल पाना चाहते हो, उसके लिए जो आप पे करोगे बीइंग इन कंपनी, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। सो बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो गया? वो रेट मीन्स द रेट ऑफ एक्वायरिंग द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल द फंड्स यूज विद इन द फर्म। तो फर्म में जितनी भी कैपिटल, जितना भी फंड आपको चाहिए, आप उसको एक्वायर करने के लिए जो रेट से पेमेंट करने वाले हैं, जो पे करने वाले हैं, उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल वो जो फंड फर्म में चाहिए होती है, अब उसको पाने के लिए आपको जो पे करना पड़ा, जिस रेट से पे करना पड़ा, वो क्या कहलाता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। अब इसमें हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। सोलोमन इज़रा हैं, तो उन्होंने क्या कहा? सोलोमन इज़रा ने कहा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग्स और द कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। यहाँ पे उन्होंने कहा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? एक मिनिमम रेट ऑफ अर्निंग है, ठीक है, ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग। क्यों रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग? रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग मतलब अर्निंग पे इतना रेट रिक्वायर्ड है, इतना रेट अर्न करना आपको रिक्वायर्ड है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो गया? वो मिनिमम रेट हो गया जो आपको एक्वायर करना ही है, जो आपको अर्न करना ही है, राइट। वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गई। अब इसका सेंस समझिएगा। देखिए, जब आप कैपिटल पाते हैं, लाइक इक्विटी है, प्रेफरेंस है या डिवेंचर्स हैं, इनके थ्रू ही आप क्या करते हैं? आप अपनी कैपिटल को इकट्ठा करते हैं। सोर्सेज ऑफ कैपिटल की अगर हम बात करें कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं, तो बेसिकली अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो ये सारी चीज़ें हमारी कैपिटल का बेस बनाती हैं, राइट। अब अगर आप इक्विटी से कैपिटल पा रहे हैं, इक्विटी इशू किया और कैपिटल इकट्ठा किया, तो जब कैपिटल आपने इक्विटी से इशू करके इकट्ठा किया तो उसको उतने पैसे को पाने के लिए आपको इक्विटी होल्डर्स को कुछ देना पड़ेगा। जो इक्विटी, जिन्होंने वो शेयर्स परचेज़ किए, इक्विटी शेयर्स, उनको कुछ देना पड़ेगा। अब उनको जो देना पड़ा वो क्या हुई? उस इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट पड़ गई। तो हमने क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं। सिमिलरली अगर प्रेफरेंस शेयर की बात करें, अगर हमने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया, प्रेफरेंस शेयर इशू करके कैपिटल इकट्ठा कर रहे हैं, तो अब प्रेफरेंस शेयर इशू करके कैपिटल इकट्ठा कर रहे हैं तो वो बोले 15% का इंटरेस्ट उनको चाहिए, 15% का डिविडेंड उनको चाहिए। तो अब ये क्या हो गया कि इतनी कैपिटल, इतना पैसा पाने के लिए प्रेफरेंस शेयर से मुझे हर बार उनको 15% के रेट से डिविडेंड बांटना पड़ेगा। तो ये जो 15% के रेट से हमने डिविडेंड दिया, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो मतलब क्या हो गया कि ये जो कैपिटल आप इकट्ठा कर रहे हो, उसका मिनिमम रेट, जो मतलब उसका रेट है ये जो आपको पे ऑफ करना। अब इसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग क्यों कहा गया, ये समझिएगा। अब अगर आपने कैपिटल इकट्ठा कर ली और मान लीजिए 15% प्रेफरेंस शेयर से आपने कैपिटल इकट्ठा कर ली प्रेफरेंस शेयर से, अब ये पैसा कंपनी में रखना तो नहीं है, इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि बिजनेस आप रखने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, बिजनेस रन करेगी तो कोई ना कोई वर्क करेगी और उसी से आप अर्निंग करेंगे। ये कैपिटल आपको इसीलिए तो चाहिए थी। तो बेसिकली जब आप उस पैसे को किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उस वक्त आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा? उस वक्त ये ध्यान रखेंगे ना कि भाई इस पैसे का ऐसी जगह इस्तेमाल करें जहाँ से हमको कम से कम इतना रिटर्न तो आए, इतना अर्निंग तो हो जाए कि हम जो इनके ओनर्स को, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, जो हमें 15% का डिविडेंड बांटना है वो मैं दे पाऊँ। मतलब अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं तो 10 लाख रुपए को मैंने ऐसे प्रोजेक्ट में डालना है जहाँ से हर बार मुझे मोर देन 15% इन अर्निंग तो आए ही आए, या 15% एटलीस्ट अर्निंग आए। इसीलिए इसको बोलते हैं कि मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग, मतलब कम से कम आपको इतना तो कमाना ही कमाना। क्यों इतना कमाना है? क्योंकि आपको ये कैपिटल पाने के लिए इतना तो पे करना ही करना है। तो जब इतना पे करना है तो तुम उस पैसे को ऐसी जगह इस्तेमाल करो कि भाई उतना तो रिकवर करो। तो दैट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के दो प्रोस्पेक्ट हो गए। अब आप इसको समझिएगा, अलग अलग जितने भी आपके प्रोफेसर इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया हुआ है। कॉन्सेप्ट वही दो परसेप्शन के बेसिस पे। पहली बात तो कॉस्ट मतलब क्या हो गया था आपका कि भाई आपको पे करना, तो बीइंग इन कंपनी आपने कैपिटल इकट्ठा की, जिन लोगों से आपने कैपिटल इकट्ठा की है उनको कुछ पे करना है। अगर आपने लोन लिया है तो उनको इंटरेस्ट देना होगा, ये कॉस्ट हो गई। अगर आपने डिवेंचर लिया है तो उनको इंटरेस्ट देना होगा, ये कॉस्ट हो गई। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर से पैसे इकट्ठे किए हैं तो उनको डिविडेंड बांटना होगा, ये कॉस्ट हो गई। इक्विटी से किया है तो उनको आपको डिविडेंड बांटना होगा, ये कॉस्ट
कॉस्ट हो गई। तो एक तो ये हो गया कि आप जहाँ से कैपिटल इकट्ठा कर रहे हो उसके लिए आपको जो पे करना है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल बीइंग इन कंपनी। ठीक, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, अब इस कैपिटल को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। तो जो हमको इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करते वक्त हमें यही ध्यान रखना है कि हम कम से कम उतना तो कमा लें जितना हमें पे करना है, राइट। तो चूंकि ये एक रेट होता है, जैसे 15% के रेट से आपको इंटरेस्ट बांटना है, 15% से या 10% से डिविडेंड बांटना है, तो ये एक रेट होता है। इसीलिए हर जगह क्या कहा जाएगा कि मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, है ना, या मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कम से कम इतना तो आपको इस रेट से कमाई करनी इस रेट से रिटर्न पाना ही पाना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई कि अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो उससे जो अर्निंग आए वो कम से कम आपकी कॉस्ट को मीट आउट कर पाए, इतनी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, आप जब खरीद रहे हो तो उनको पे करना पड़ेगा, तो दैट इज़ कॉस्ट। तो यही चीज़ सोलोमन इज़रा ने कही कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग है या कट ऑफ रेट है कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी, इतना तो आपको चाहिए। इसके अलावा हम एक और डेफिनेशन देखते हैं। एमजे गॉर्डन ने क्या कहा था, एमजे गॉर्डन ने कहा कि द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न अ कंपनी मस्ट अर्न, राइट। उन्होंने कहा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब कैलकुलेट करेंगे ना तो हमेशा एक रेट में ही आंसर आएगा, परसेंटेज में, 2%, 15%, 20%, 10%, क्योंकि ये रेट है ना, इस रेट से आपको पेमेंट करनी पड़ी, इस कैपिटल को पाने के लिए इस रेट से आपको कॉस्ट लग रही है, तो ये एक रेट होता है। तो इन्होंने कहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, एक रेट है। किसका रेट है, जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो कंपनी को अर्न करना ही करना, मस्ट अर्न करना है ना, ऑन एन इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ द कंपनी। तो कंपनी की वैल्यू को बनाए रखने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरह से मेंटेन करिए, इस तरह से इन्वेस्ट करिए कि जिससे फर्म की वैल्यू बढ़े और आप कम से कम वो उस रेट से तो अर्निंग करें। तो वो जिस रेट से, मिनिमम रेट जो आपको अर्न करना ही करना है, वो रेट क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे आप बिजनेस शुरू करते हो, आप कहते हो कि मुझे अपने बिजनेस से 5% का प्रॉफिट तो कमाना ही कमाना है। ये क्या हुआ, ये 5% आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। 5% आपने मिनिमम क्यों रखा, क्योंकि अगर 5% आप नहीं कमाओगे तो अपने खर्चों को ख़त्म नहीं कर पाओगे, खर्चों को पे ऑफ नहीं कर पाओगे। तो 5% आपके लिए क्या हो गया, मिनिमम रेट, हर्डल रेट हो गया, रिक्वायर्ड रेट हो गया, कट ऑफ रेट हो गया। तो दैट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना, दैट इज़ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। आई होप आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल की मीनिंग पता चल गई होगी, क्योंकि एक बार अगर ये क्लियर हो गया ना तो आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे। इवन सारे फॉर्मूले आपको इसी वजह से याद हो जाएंगे क्योंकि आप कॉस्ट समझ पाओगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। तो इंपॉर्टेंस टू कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके लिए, देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो, कैपिटल बस्टिंग हो, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सब क्या है, फाइनेंशियल मैनेजर के डिसीजंस हैं। 3 डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड और फाइनेंस डिसीजन। तो ये सब डिसीजन के पार्ट हैं। तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट, तो कैपिटल बस्टिंग में आप क्या करते हो, आप ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो, आपके सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं प्रोजेक्ट के, तो आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी होती है जो प्रोजेक्ट आपको पॉजिटिव एनपीवी दे रहा हो या अच्छी मैक्सिमम आईआरआर दे रहा हो, अच्छा आईआरआर दे रहा हो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दे रहा हो। आपको ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा डालिए जिस प्रोजेक्ट से आप बहुत ज़्यादा रिटर्न कमाएंगे, है ना, जितनी आपके पैसे लग रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा जब आप पैसे कमाते हो तो आपको ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगी, है ना। तो यही कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है, आपको यही डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट आप इन्वेस्ट करो। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे आपको हेल्प करने वाला है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको मिनिमम रेट बता देने वाला है कि आपको कम से कम इतना तो कमाना है। तो अब जब प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आप प्रोजेक्ट को चूज़ कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में आपको सिलेक्शन के लिए ईजी हो जाएगा कि भाई 15 जो प्रोजेक्ट हमें, मान लीजिए हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% आई हुई है, तो अब जो प्रोजेक्ट हमें 15% से ज़्यादा का रिटर्न दे रही है, हमें उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के लिए हेल्पफुल होती है कि भाई किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की जाए। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ की मिनिमम कॉस्ट होगी वहीं आप इन्वेस्ट करेंगे। सिमिलरली इंपॉर्टेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ डिसीजन। अब यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ डिसीजन का मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर से हो गया। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन में भी आपको हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमने भी थोड़ी सी मीनिंग उसकी देखी हुई है, तो वहाँ पे पहले के वीडियोस में तो आप देखे होंगे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या, आप एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हो कि भाई प्रेफरेंस को कितना रखें, इक्विटी को कितना रखें, डिवेंचर को कितना रखें, किस अपना टोटल कैपिटल जो हमें चाहिए उसमें किसको कितना कितना प्रोपोर्शन में सेट करें, ये हमको कैपिटल स्ट्रक्चर बताता था, राइट। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको क्या करेगा, यहाँ पे हेल्प करेगा कि आप अपने इस स्ट्रक्चर को कैसे डिज़ाइन करिए। बट ऑब्वियस सी बात है, ओवरऑल आपको यही डिसाइड करना है कि मिनिमम कॉस्ट आनी चाहिए। पूरे कैपिटल की कॉस्टिंग कैसे है, टोटल जब वेटेड एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप निकालेंगे, तो वो रेट हमेशा मिनिमम होना चाहिए। क्यों ऐसा है, क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा रिटर्न का अगर आप कैपिटल ले लोगे, आप कैपिटल की कॉस्टिंग ज़्यादा की रखोगे, तो उतना वो प्रोजेक्ट भी तो इन्वेस्ट करना है, वो प्रोजेक्ट कहाँ से पाओगे। तो इसी वजह से प्रॉफिट कमाने के लिए ज़रूरी है कि आपकी
कैपिटल की जो कॉस्टिंग है वो क्या हो, मिनिमम हो। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर जब आप डिसाइड कर रहे हो तो वहाँ पे आपने इक्विटी की कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, प्रेफरेंस की कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, डिवेंचर की कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। अब आपको जिसकी कॉस्ट मिनिमम आ रही होगी उसका प्रोपोर्शन बढ़ा दीजिए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को डिसाइड करने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर पाता है। आपको ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या था, जहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो, है ना, तो वो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं हेल्पफुल इन इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन द सेंस आपने जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपने जो बिजनेस में डिसीजन ले रखे हैं वो फ्रूटफुल है या नहीं, मतलब आपने सही डिसीजन लिया है कि नहीं, आपने सही प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं। तो ये आपका इवैल्यूएशन है, आपने जो काम किया, जो आपकी परफॉर्मेंस रही उसको इवैल्यूएट करने में हेल्प करेगा। तो अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल गया, मान लीजिए 12% का कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल गया, तो आपकी उन्होंने प्रॉफिट इवैल्यूएट की, आपने पूरा वर्किंग जो किया, आपने प्रॉफिट देखा, तो देखा प्रॉफिट 14% है, इसका मतलब आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन अगर वही उन्होंने देखा कि आपकी जो प्रॉफिट इस बार की आई वो 10% की आई, तो हमने क्या देखा कि भाई कॉस्ट ही 12% की थी कैपिटल की, और आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके जो इस साल कमाई की हो वो 10% की कमाए हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप सही तरीके से काम नहीं कर पाए, सही जगह इन्वेस्टमेंट आपका नहीं हुआ। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं फॉर डिसाइडिंग अबाउट द मेथड ऑफ फाइनेंस। तो ये मेथड ऑफ फाइनेंस को डिसाइड करने में भी हेल्प करता है। अब मेथड ऑफ फाइनेंस का क्या मतलब हो गया यहाँ पे, जैसे कि आपका बिजनेस रन कर रहा है, राइट, अब आपको एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट है, तो अब कौन से मेथड ऑफ फाइनेंस से आप उसको अडॉप्ट करो, मींस आप इक्विटी को लेके आओ, प्रेफरेंस को लेके आओ, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, मतलब जो भी सोर्सेज हैं, आप एडिशनल कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट आपको आई है वो किससे मीट आउट करोगे। तो इसमें भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको हेल्प करेगा, बट ऑब्वियस सी बात है हम वो चूज़ करना चाहेंगे जिसकी कॉस्टिंग क्या हो, मिनिमम हो, है ना, और जिसको हम पे ऑफ कर पाएँ। तो ये इसलिए भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको हेल्प करता है कि अब आगे अगर एडिशनल फंड चाहिए तो कहाँ से आप रेज करिए। तो बाकी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट कैपिटल उसको हेल्प करता है, राइट। नेक्स्ट क्या है, फॉर टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। और इसके अलावा जैसे कैपिटल बस्टिंग, मतलब किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट, इसके अलावा भी बहुत सारे फाइनेंस डिसीजन होते हैं जिसमें आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्प करने वाला है, लाइक डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन में क्या होता है कि आपको डिसाइड करना होता है कि भाई डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए या ना किया जाए। डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए तो कितना डिक्लेयर जाए, सारा प्रॉफिट डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाए, कुछ प्रोपोर्शन डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए, और उसका आप फर्म की वैल्यू से रिलेशन और इम्पैक्ट देखते हैं। तो जब आप ये डिसीजन लेने जा रहे थे ना, तो उस वक्त भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी बहुत हेल्प करता है। साथ ही वर्किंग कैपिटल डिसीजन है तो वहाँ पे भी आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्प करता है। तो जितना इसके अलावा जो हमने बताया, इसके अलावा बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं जहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी हेल्प करता है। तो आई होप आपको इंपॉर्टेंस क्लियर होगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड क्यों है, क्यों ज़रूरी है, नीड इसी वजह से है इनकी, राइट। अब हम बात करते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये ज़रूरी है, इसका मतलब क्या होता है, पर अब हम कैसे कैलकुलेट करें कि डिवेंचर से अगर हम पैसे रेज करना चाहते हैं तो कितनी कॉस्टिंग इसकी होगी, या इक्विटी से है तो कैसे कितनी कॉस्ट का है, तो ये कंप्यूटेशन कैसे होगा। कई बार एग्ज़ाम में आपसे सिर्फ यही पूछता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने के मेथड्स बताइए। तो ये आपको ये तरीके बताने होंगे, ठीक है, वहाँ न्यूमेरिकल नहीं होगा फिर, लेकिन सिर्फ आपको ये पूरे फॉर्मूले, पूरे मेथड्स आपको एक्सप्लेन करने होंगे। तो यहाँ पे हम आपको बेसिक्स से स्टार्ट कर दे रहे हैं, फिर हम एक एक करके न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेंगे। तो कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे होता है, दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है तो उसको पहले दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है हमारा, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस। स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या हो गया, इसी को बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट। कि सबसे पहले तो एक काम करिए कि आपको टोटल कैपिटल जो आप ले रहे हो उसके लिए कौन कौन सा सोर्स डिसाइड कर रहे हो, पहले हर एक सोर्स का इंडिविजुअल कॉस्ट कैलकुलेट करिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे टोटल कैपिटल 100 करोड़ की चाहिए थी, 100 करोड़ में मैंने आपका डिवेंचर रखा, इक्विटी रखा, प्रेफरेंस रखा, है ना, रिटेन्ड अर्निंग रखा, ये चार चीज़ें मैंने रख दी, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर, रिटेन्ड अर्निंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्पेसिफिक मेजरमेंट कॉस्ट क्या कहता है कि सबसे पहले आप डिवेंचर की कॉस्ट अलग से कैलकुलेट कर लो, इक्विटी को पाने के लिए क्या पे करना है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, प्रेफरेंस को पाने के लिए कितना पे करना है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, और रिटेन्ड अर्निंग के लिए आपको क्या कॉस्ट लग रही है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहाँ पे जाती है, वो क्या लग रही है वो कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप सभी की कॉस्ट पहले कैलकुलेट कर लीजिए। यही हो गया कि हर एक स्पेसिफिक सोर्स का आप कॉस्ट कैलकुलेट करिए। जब आपकी स्पेसिफिक सोर्स की कॉस्ट कैलकुलेट हो जाती है तब आप क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ ओवरऑल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जब अलग अलग की कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर ली, आप टोटल की कॉस्ट कैलकुलेट कर लीजिए।
क्योंकि हम कहेंगे ना कि 100 करोड़ की कैपिटल की कॉस्टिंग इतनी आई। अब ये तो नहीं कहेंगे कि 100 करोड़ में इक्विटी कितनी आई, प्रेफरेंस कितना, आपको टोटल में बात करनी पड़ेगी। तो 100 करोड़ की कैपिटल को जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आप उस हिसाब से रिटर्न की उम्मीद करोगे। आप इक्विटी का अलग, प्रेफरेंस का अलग तो इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं। तो बेसिकली आपको टोटल में चाहिए होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसी को बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो पहले सबकी स्पेसिफिक निकाल लीजिए, और जैसे सबकी स्पेसिफिक निकल जाती है तो हम क्या करते हैं, सबको वेट असाइन करके कंबाइंड करके सबका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेंगे। ठीक, तो 2 पार्ट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मेजर किया जाता है। अब पहले मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स, तो इसमें हम कैसे कैसे करेंगे। देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर बेसिकली जो 4 चीज़ें दी गई, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर और रिटेन्ड अर्निंग, इन्हीं 4 को बेस बनाएंगे। क्योंकि नॉर्मली जब कैपिटल इकट्ठा की जाती है, लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ परमानेंट कैपिटल, तो इन्हीं के बेसिस पे की जाती है। तो इन्हीं को आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट को। ठीक है, तो पहले हमने क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जब इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्टिंग कैलकुलेट करनी होती है तो उसके लिए 3 मेथड दिए गए, अर्निंग यील्ड मेथड, डिविडेंड यील्ड मेथड और डिविडेंड प्लस ग्रोथ मॉडल। ये 3 मॉडल दिए गए हैं, 3 मेथड, जिन मेथड में से किसी भी एक मेथड के थ्रू आप अपने इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब आपने जो इक्विटी शेयर से कैपिटल इकट्ठा की है उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, उस कॉस्ट को आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इन तीनों मेथड से। ठीक है, फिर हो गया कॉस्ट ऑफ डेब्ट। तो कॉस्ट ऑफ डेट में क्या होता है, मतलब कॉस्ट ऑफ डेट मतलब जो डिवेंचर्स वगैरह हो गए हैं ना, बॉन्ड्स वगैरह हो गए, अगर इनसे अपनी कैपिटल इकट्ठा की हुई है तो इसका कैसे आप करेंगे। तो इसके लिए आपका 2 चीज़ आ जाती है, एक इररिडीमेबल आती है और दूसरा आती है रिडीमेबल। तो आपने पढ़ा होगा कि डिवेंचर्स के टाइप्स में रिडीमेबल डिवेंचर्स, तो इनके 2 अलग फॉर्मूले भी दिए गए हैं कि अगर आपने डेप्ट जो लिया है, डिवेंचर जो लिया है, वो रिडीमेबल है, मतलब जिसको 10 साल 15 साल बाद पूरा पेमेंट भी वापस करना है और हर साल भी इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तो आप कैसे उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करोगे। और इररिडीमेबल है, जिसका मतलब जितना आपने डिवेंचर से पैसा इकट्ठा किया वो तो कभी पे नहीं करना, लेकिन हर साल उनको कुछ इंटरेस्ट देते रहना है, तो उसकी कैसे करोगे, उसे इररिडीमेबल कहते हैं। तो इन दोनों की अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी कि रिडीमेबल है तो क्या होगा, इररिडीमेबल है तो क्या होगा। फिर हम करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। और प्रेफरेंस शेयर भी जैसे डिवेंचर होता है सेम ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर होता है। डिवेंचर में आपका इंटरेस्ट जाता है और प्रेफरेंस शेयर में आपका डिविडेंड जाता है, बात सेम होती है दोनों की। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के भी आएंगे, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। और लास्ट में हमारा क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो हम उसके भी रिटेन्ड अर्निंग में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के थ्रू हम इसकी कॉस्टिंग भी कैलकुलेट कर लेंगे। भाई ये पैसा अगर हमने रिटेन करके बिजनेस में नहीं रखा होता, कहीं इन्वेस्ट किया होता, तो क्या अर्निंग आती, उसके बेसिस पे कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग की रिटेन अर्निंग की कॉस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम मेजरमेंट ऑफ ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या किया, स्पेसिफिक सोर्स की कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, जो भी हमने किया कि कॉस्ट ऑफ डेट मतलब केडी का कितना आया। ठीक है, इसी तरह कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई, उसका कितना आया, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग केआर, उसका कितना आया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर केपी कितना आया, सबका अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद करेंगे असाइंड वेट, सबको वेट देंगे कि भाई 100 करोड़ अगर हमने टोटल कैपिटल मानी थी, तो 100 करोड़ में कितना किसका पोर्शन है, कितना किससे लेना है, तो वेट असाइन करेंगे। अब वेट असाइन करने के 3 तरीके हैं, एक तो आपका बुक वैल्यू मेथड, दूसरा मार्केट वैल्यू मेथड और तीसरा मार्जिनल। इन 3 तरीकों से आप वेट को असाइन कर सकते हैं, राइट। तो हमने वेट असाइन कर दिया। जैसे हमारा वेट असाइन हो जाता तो हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट आई थी, लाइक केडी आया था, तो केडी मल्टीप्लाई बाई, अगर मान लीजिए कि आपने डेब्ट में 50 करोड़ रखा है तो 100 करोड़ में 50 तो सिर्फ डिवेंचर हो गए, तो 50 डिवाइड बाई 100 करके इस तरीके से आप स्पेसिफिक कॉस्ट, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। जो रिजल्ट आएगा दैट इज WACC। तो ये हमने आपको सिर्फ टेक्निक्स बता दी थ्योरेटिकल फॉर्म में कि कैसे करेंगे, प्रोसेस कैसा होगा हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम डिवेंचर्स के पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।